आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री जो है वो अडानी के प्रोजेक्ट के लिए भूटान चले गए, वहाँ पर बर्थडे मनाने चले गए। तो आप समझिए, देश को ऐसी हालत में छोड़कर विदेश जाना प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? लेकिन पेच यहाँ फंस गया कि विस्फोट हुआ, लोगों की जान गई। अब प्रधानमंत्री और बीजेपी आईटी सेल जो कहता था कि देश मजबूत हाथों में है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के 10 लोगों को मार दिया गया। उसी जैसे मोहम्मद के जो स्लीपर सेल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भारत में पकड़े जाते हैं। डॉक्टर उमर जो अभी तक लापता है, कहा जा रहा है कि विस्फोट के दौरान उनकी भी जान चली गई या वो भी मारे गए। लेकिन आप सोचिए कि हमला मतलब जो ब्लास्ट हुआ था उसको हुए 40 घंटे से ज़्यादा हो गए और अभी तक सरकार एजेंसियां ये नहीं बता पाई हैं कि वो आतंकवादी हमला था, आत्मघाती हमला था या कोई एक दुर्घटना थी। क्योंकि अगर दुर्घटना बताएंगे तो जो बीजेपी आईटी सेल ने, गोदी मीडिया ने जहर फैलाया है पिछले 2 दिन में, एक समुदाय को टारगेट किया है, फिर उनका क्या होगा? और अगर इसको कहेंगे कि आत्मघाती हमला था तो फिर सवाल उठेंगे कि आखिर इस देश में पुलवामा हो जाता है, इस देश में पहलगाम हो जाता है, दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है और उसको किसी दूसरे के दबाव में आकर रुकवा भी देती है। जब हमारी सेना लड़ रही थी, सबक सिखा रही थी पाकिस्तान को, तब ये सीज फायर भी कर लेते हैं, तो जवाब देना भारी पड़ जाता है। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से अब इस खबर को कहा जा रहा है कि एक बड़ा सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट की जा रही है। आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से, सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन सूत्रों के जरिए, जो इनके सूत्र काम करते हैं, उसके जरिए खबर फैलाई जा रही है कि दरअसल ये एक बड़े प्लान, एक बड़े धमाके की, बड़े हमले की तैयारी थी। लेकिन चूंकि सरकार इतनी एक्टिव थी, एजेंसियां इतनी एक्टिव थी, जिसके चलते वो पैनिक हो गए और वो जो है, जो विस्फोट होने वाला था वो पैनिक में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके चलते जहां पर कई 100 लोग मरते, वहां पर सिर्फ 8-10 लोग ही मरे हैं। आप सोचिए। और इसके लिए देखिए, सोशल मीडिया पर जो बीजेपी आईटी सेल है वो किस तरीके से एजेंडा सेट कर रहा है। इनके तमाम नफरती जो चिंटू है, ज़ोंबी हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इनको अंदर के जो पाकिस्तान पनप रहा है, भारत का मुसलमान हमेशा से कहता आया है कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और कभी भी उसने ना आतंकवाद का समर्थन किया, और जब जब जरूरत पड़ी वो देश के लिए खड़ा मिला। लेकिन इस देश में कुछ नफरती लोग हैं जो बात बात पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मुसलमान को गालियां देते हैं। इस टाइम ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर मोदी सरकार चली गई तो समझिए कि हिंदू बचेगा ही नहीं। कौन है देवेंद्र और दिनेश, जिनका दिल्ली ब्लास्ट में सामने आया नाम? तो देखिए, इस पूरी जो पकड़ धकड़ हो रही है उसमें 2 नाम भी है जो कार के ओनर हैं और उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन मीडिया ये नाम आपको नहीं बताएगा क्योंकि वो इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है, तो इसलिए इन नामों को छुपाया जा रहा है। और ये देखिए, यूपी हापुड़ पुलिस ने शोभित कुमार और विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इनसे 2.5 केजी गंधक मिली है। हरियाणा की एक कंपनी से ये विस्फोटक पदार्थ खरीदा गया था जिसे सीतापुर ले जा रहे थे। पूछताछ में इसका प्रयोग खेत से आवारा पशुओं को धमाका करके भगाने में करने की बात कबूली है। विस्फोटक सामग्री का लाइसेंस नहीं होने पर दोनों की अरेस्टिंग हुई है। तो ये लोग विस्फोटक सामग्री ले जा रहे थे, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन मीडिया में खबर सुनी है आपने? नहीं सुनेंगे। वहीं अगर कोई मुस्लिम होता और उससे अगर पुलिस पूछताछ भी करती,
हिरासत में लेकर पूछताछ भी करती तब भी उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। ऐसे कई मीडिया ट्रायल के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो सालों सालों जेल में रहे और बाद में क्या हुआ कि वो निर्दोष छोड़ दिए गए सबूतों के अभाव पर। तो मीडिया का खेल समझिए। और देखिए कुछ मीडिया चला रहे थे कि फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी है उसका कनेक्शन है, तो उस पर फरीदाबाद पुलिस को सफाई देनी पड़ती है। आप सोचिए, पुलिस सफाई दे रही है गोदी मीडिया को। कुछ मीडिया चैनल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर प्रसारित हो रही है कि लाल किला दिल्ली के सामने विस्फोट हुई संदिग्ध I-20 कार पिछले 10-11 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में थी। फरीदाबाद पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती है और इस खबर का खंडन करती है। आप सोचिए कि जो I-20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसको अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ा जा रहा है कि 10 दिन से वहां खड़ी थी। तो एक यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है वो भी आपके सामने। और ये देखिए, ये जहरीला आदमी ये कह रहा है कि AMU जामिया को आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए। यति नरसिंहानंद है और ये लोग जो है खुलेआम लोगों को मारने की काटने की बात करते हैं। ये आतंकवाद इनका नहीं दिखता है, न मीडिया को न सरकार को। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कथित रूप से 2 मुस्लिम व्यक्तियों की चेकिंग का वीडियो सामने आया है। सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाना उचित है और क्या केवल एक समुदाय के लोगों के वीडियो प्रसारित करके कोई विशेष संदेश देने की कोशिश की जा रही है? तो ये वीडियो किसने बनाया होगा? जाहिर सी बात है पुलिस ने ही बनाया होगा, क्योंकि वो शूट करते हैं और सिर्फ जिनके सर पर टोपी है, दाढ़ी है, कुर्ता पजामे में है, उन्हीं लोगों की चेकिंग हो रही है। तो ये कितना खतरनाक है देश के लिए वो भी आपको सोचना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, लाल किले के पास हुए धमाके को 42 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न कोई इस्तीफा हुआ और न सरकार ने यह बताया कि हमला कैसे हुआ। संभवत है पहली बार ही किसी आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला बताने के लिए ही सरकार तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट कर रहे हैं कि हमला बड़ा हो सकता था, हमारी वजह से छोटा हुआ। अरे बेशर्मो, एक हिंदुस्तानी भी अगर मारा गया तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार की नाकामी है। आखिर माजरा क्या है? भूटान में बर्थडे पार्टी मना रहे प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश की जनता को इस दर्दनाक घटना आतंकवादी हमले का पूरा सच बताना चाहिए, बल्कि अमित शाह से इस्तीफा भी लिया जाना चाहिए। 42 घंटे से ज़्यादा हो गए और किस तरीके का विस्फोट था और इसके पीछे क्या मंशा थी वो आज तक जो है सरकार या एजेंसिया का कोई बयान नहीं आया। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में प्रयुक्त कई कार पिछले दिन से अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। ऐसी खबरों का फरीदाबाद पुलिस ने खंडन किया है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद हमारी बहादुर सेना ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सौ को मार गिराया था। अब दिल्ली के आतंकी हमले में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना ही होगा, ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जब सबक सिखा रहे थे तो फिर सीज फायर क्यों कर लिया। और ये देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिन के भूटान दौरे पर गए थे। दिल्ली में इतना बड़ा जो है हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, 10 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, लेकिन मोदी जी अपने दोस्त के प्रोजेक्ट के लिए भूटान जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है। मोदी बिगिन 2-day Bhutan visit today, will inaugurate hydro project. Adani Power and Druk Green Power to set up a 570 megawatt hydro power project in Bhutan. तो देखिए, अडानी है तो मोदी भी है। तो मोदी जी जो है अपने दोस्त के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। और ये देखिए, पूरे मीडिया में जो डॉक्टर का गैंग पकड़ा गया है, जिन पर आरोप है कि वो साजिश रच रहे थे, बड़ा कुछ करने वाले थे, सिर्फ उन्हीं के नाम को हाईलाइट करके मीडिया में चर्चा की जा रही है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन जो ब्लास्ट में मारे गए हैं वो भी मुसलमान थे, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। मोहम्मद मोहसिन मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लाम नगर निवासी के पालन पोषण के लिए ई रिक्शा चलाने दिल्ली आए थे। 2 साल पहले बीती शाम लाल किले पर
हुए कार विस्फोट में मारे गए लोगों में मोहसिन भी शामिल थे। आज सब घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। तो मोहसिन हो, नोमान हो, ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम थे और उनकी भी जानें चली गई। लेकिन ये लोग देश के मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं और उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और देखिए, जैसे ही सलमान के बाद देवेंद्र सिंह का नाम सामने आया, सूत्र भी बोलने लगे आत्मघाती हमला नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन 2 दिनों से जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है उसका क्या। तो हमने बताया कि अब सूत्रों से खबर फैलाई जा रही है कि यह आत्मघाती हमला नहीं था। NIA सहित कई जांच एजेंसियां फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची हैं। यूनिवर्सिटी कुलपति भूपिंदर कौर ने कहा है, जिन 2 डॉक्टरों को एजेंसियों ने कस्टडी में लिया है उनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी में कोई केमिकल ना प्रयोग हुआ है ना स्टोरेज है। तो ये वहाँ के वाइस चांसलर का बयान है। और देखिए, प्रधानमंत्री भारी मन से भूटान गए थे कल, जहाँ से उनकी तस्वीरें आई है और उनका मन कितना भारी है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बाकी हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज की तस्वीर, कल रात भारी मन से मोदी जी भूटान में रुके, रात भर देश की चिंता करते हुए गुजरी। नींद ना लेने की वजह से उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा है, मन भारी है, इसलिए मुस्कान भी गायब है। भूटान के राजा का जन्मदिन ना होता तो आज मोदी जी हमारे बीच रहते, जन्मदिन की पार्टी जरूरी थी। तो देखिए इनकी, और ये देखिए मनीष सिंह लिखते हैं, मौलाना का खेल अरंडी का तेल, गजबई तमाशा चल रहा है। पोस्ट विजय वर्मा भाई की है। ये वे बता रहे हैं कि गुजरात ATS ने एक मोमिन को 4 लीटर अरंडी के तेल के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये सुसरा अरंडी के तेल से सिरिन नामक साइनाइड से भी घातक जहर निकालकर जल स्रोतों को कंटेमिनेट करके भारी तबाही की योजना बना रहा था। साइंटिफिक दिक्कत यह है ये कि बात तेल से रिसिन नहीं बनता, बीज से बनता है। पर बहरहाल शायद मेरे पढ़ने या अखबार के छपने में कोई त्रुटि हो। सोच रहा हूं कि कल को ये मौलाना भारी तबाही मचाता तो कम से कम 100-200 किलो रिसिन तो लगता ही। अब चूंकि अरंडी के बीज में रिसिन की कुल मात्रा 1 से 2% ही होती है, इसलिए ये मौलाना 10,000 किलो तो अरंडी खरीदता, फिर उसे स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस बनवाता, फिर क्रशर, बॉयलर, मिक्सर इत्यादि तमाम तरीके से हैवी मशीनरी लगती, खूब शोर होता, केमिकल की सड़ांध फैलती तो आबादी वाले इलाके में तो हो नहीं पाता। जंगल में प्लांट लगाता तो बिजली कहाँ से लाता, खुद का बिजली घर बनवाता। पर मौलाना इतना सोच पाता उससे पहले ही महामानव की टीम ने उसे दबोच लिया। वेरी गुड वर्क, जान बचा लिए महामानव जी। अब ऐसा नहीं कि मौलाना ने नोबेल प्राइज वाली कोई खोज कर दी। दुनिया के हर बीज में खतरनाक टॉक्सिस होते ही हैं, ये यूनिवर्सल सत्य है। इसके पीछे प्रकृति की मंशा इतनी भर है कि कोई बीज को खा ना पाए और वनस्पति को भी अपनी बुद्धि का वृद्धि का मौका मिले। हम इंसान डेढ़ सयान है, इसलिए बीजों को भी डिटॉक्स प्रोसेस करके खा लेते हैं। बहरहाल किसी को बीज जिहाद करनी ही हो तो रिसिन से भी हजारों गुना खतरनाक टॉक्सिन रोजमर्रा के बीजों में मौजूद रहता है। ना, ये मैं मौलाना को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि महाविनाश की योजना की वास्तविक रेसिपी क्या है, हाइप के पीछे की सच्चाई क्या है। बाकी ATS ने धरा है तो कुछ तो छोटी मोटी खुराफात की योजना बना ही रहा होगा। मैं तो बस नियति के चक्र पर अचंभित हूँ जी। कहा तो कल तक मेरे दिमाग में वोट चोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार जैसी चीजें घूम रही थी। सरकार बैकफुट पर लग रही थी। महात्मा जी की साख घटती प्रतीत हो रही थी। देश नींद से उठकर चेतन होता प्रतीत हो रहा था कि अचानक देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी जामुन की तरह बरसने लगे। 10 साल में नौकरी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घटी, हजारों आतंकी घटनाओं पर मूक रहा मीडिया प्रकट होता है। हर बात को बड़ा चढ़ाकर नए नए शब्द इजाद कर ऐसा महातबाही का माहौल बनाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर अब मुझे सरकार की उपलब्धि लग रही है। राजधानी दिल्ली के धमाके पर मैं सवाल पूछने की बजाय मात्र 10 से 12 को ही मरने देने के लिए सरकार जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। सरकार की विफलता अब सफलता लग रही है। देश का हर मुल्ला अपना दुश्मन प्रतीत हो रहा है। सरकार की नाकामियों से जुड़ी स्मृतियों का विलोपन हो गया है। बस एक ही शब्द याद है, कानों में बार बार बज रहा है, भाजपा हटी तो नुन्नी कटी और मुल्ले अरंडी के तेल से तबाही मचाने में लगे हुए हैं। तो मनीष सिंह ने ये
ट्वीट किया है। विजय शर्मा की ये पोस्ट है, कितनी मारक है और किस तरीके से पूरा खेल रचा गया है उसको खोलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कमाल है, पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि ये सामग्री शादी विवाह में पटाखे जलाने वाले पटाखे और उसका रॉ मटेरियल है, इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है और मीडिया मुसलमान कर रही है। मीडिया में एक भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है कि सेक्टर 56 फरीदाबाद क्षेत्र से विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखे व उसका रॉ मटेरियल है, इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। फरीदाबाद पुलिस इसका खंडन करती है, भ्रामक प्रचार ना करे। तो पुलिस को आकर बताना पड़ रहा है गोदी मीडिया को, ये वही गोदी मीडिया है जो जिंदा आदमी पे 1 घंटे का एपिसोड कर देता है। तो इनकी विश्वसनीयता क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए अल-फलाह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर भूपिंदर कौर आनंद ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है, हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से व्यतीत और इसकी निंदा करते हैं। हमें यह भी पता चला है कि हमारे 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे हैं। हम ऐसे सभी झूठों और अपमानजनक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उनका स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार ऐसा कोई भी रसायन या सामग्री विश्वविद्यालय परिसर में इस्तेमाल, संग्रहित या संभाली नहीं जा रही है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग केवल और केवल MBBS छात्रों और अन्य अधिकृत पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालय संबंधित जांच अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहा है ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले में तार्किक, निष्पक्ष और निर्णायक निर्णय पर पहुंच सके। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी किया है। और ये तस्वीर देखिए, बड़े भारी मन से पूछना चाहता हूं, ये कब की, किसकी, किस अवसर की तस्वीर है। हम लोग समझदार नहीं है, पर जो समझदार हैं जरा बताइए। तो अडानी जी जो है भूटान के जो बादशाह हैं उनके साथ प्रोजेक्ट जो है वो डील कर रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद गए थे। बाकी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए अमीश देवगन ट्वीट करते हैं, सूत्रों के हवाले से अब खबर यह आ रही है कि कल हुआ धमाका संदिग्ध के घबराने की वजह से हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की देश भर में बड़ी सतर्कता और कार्रवाई के चलते संदिग्ध को पकड़े जाने का डर था। इसी दौरान वे विस्फोटक को कहीं और ले जाने या नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी IED अचानक फट गया। ये आत्मघाती हमला नहीं बल्कि एक आकस्मिक विस्फोट था। कार उस समय चल रही थी और बम पूरी तरह तैयार भी नहीं था, इसलिए ना कोई बड़ा गड्ढा बना और ना भारी नुकसान हुआ। एजेंसियों की पैन इंडिया अलर्टनेस और समय पर कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई। तो देखिए 10 लोगों की जान चली गई, 10 से ज़्यादा। तो इस तरीके से खबरें चलाई जा रही है कि लोग उसके लिए भी धन्यवाद करें कि चलो शुक्र है कि 10 ही लोग गए, जबकि अगर कोई भी एक भारतीय नागरिक की जान जाती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए। मंजुल लिखते हैं, ये बकवास है। दरअसल आतंकवादी पाकिस्तान समर्थित नहीं, वो कहने की अनुमति नहीं है। विस्फोटक लेकर मटर गश्ती कर रहा था, अचानक उसे दिल्ली भर में लगे पोस्टरों में कहीं मोदी जी का चेहरा दिख गया। मारे डर के वो कांपने लगा और गलती से बटन दब गया। ये विस्फोट मोदी जी की डर की वजह से संभव हुआ है। मंजुल बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने अमीश देवगन को जवाब दिया है। बाकी पूरे प्रकरण पर और पूरी खबरों पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।